Hello everyone, how are you all? Today's topic is reaction intermediates, and as we studied in the previous lectures that there are basically very important three types of intermediates: कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल्स। और भी होते हैं बट फिलहाल ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे देखेंगे। राइट, तो इन तीनों में काफी सारी सिमिलैरिटीज है, काफी सारी डिफरेंसेस है डेफिनेटली, बट जो कॉमन सेंस लॉजिक्स है ना वो काफी हद तक बहुत सिमिलर है। राइट, क्यों कोई इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, क्यों कोई अनस्टेबल होगा, कैसे कैसे चीजें मूव करेंगी, तो हम लोग पहले किसी एक इंटरमीडिएट को देखते हैं और उसके लिए हम लोग ये सारी चीजें समझते हैं। अगर आपको किसी एक इंटरमीडिएट के लिए समझ में आ गया ना, तो बाकी इंटरमीडिएट्स के लिए भी समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। राइट, तो सबसे फेमस इंटरमीडिएट, जब भी कोई आप रिएक्शन करते हो तो बीच में कुछ बनता है। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंटरमीडिएट एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि इंग्लिश का वर्ड है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में आए। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, एंड में प्रोडक्ट बनेगा। बट कभी कभी रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता, बीच में कुछ चीजें बनती हैं जो बीच में ही बनती है और बीच में ही खत्म हो जाती हैं, और एट द एंड आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो बीच की चीजें होती है ना, जो बनी थी बट एंड में बची नहीं, वो बीच में ही कंज्यूम हो गई, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो सबसे फेमस इंटरमीडिएट जिसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे, दैट इज कार्बोकेटायन। तो बेसिकली कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ जाए ना तो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बो मतलब कार्बन, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। नाउ सोचने वाली बात यह है कि कार्बन को तो 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बेसिकली है कि उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए और एक पॉजिटिव चार्ज है। आर यू श्योर कि उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए? ऐसा नहीं हो सकता कि उसने 2 बॉन्ड बनाए हुए और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें काफी बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको दिखा देता हूँ। राइट, तो कार्बन के पास खुद के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इसीलिए 4 बॉन्ड्स बनाता है। पर जब 4 सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, लेट्स से क्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड्स बने, तो इक्वल शेयरिंग के अकॉर्डिंग 4 कार्बन के और एक एक क्लोरीन के, तो ओवरऑल 4 क्लोरीन, तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। राइट, नाउ जस्ट इमेजिन कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्लोरीन ले गया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो उसकी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और बॉन्ड का क्लीवेज हो सकता है। तो अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ये होमोलिटिक तरीके से नहीं टूट रहा है, ये हेट्रोलिटिक तरीके से टूट रहा है, अनसिमेट्रिकल, बिल्कुल बीच में से नहीं टूट रहा। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके गया ही गया, क्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया, तो ये बॉन्ड टूट गया। राइट, तो हमको थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा कि भाई कार्बन के 3 बॉन्ड्स तो इंटैक्ट हैं। राइट, चौथा बॉन्ड टूट गया, और चौथा बॉन्ड टूटने की वजह से ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, इसको मैं ब्लू कलर में शेड करता हूं सो दैट आपको दिखे। राइट, तो ये जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन छीन के चला गया, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड्स इंटैक्ट है, वो तीनों बॉन्ड्स किसी के साथ भी बने हो, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, एनीवन, बट चौथा बॉन्ड टूट चुका है, और चौथा बॉन्ड टूटने के टाइम पे कोई एटम कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के चला गया, तो इसलिए कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। राइट, अब इसके बारे में 2-3 डिस्कशन हमको करनी है और वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, इस कार्बोकेटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं पीवाईक्यूज में। तो अगर आपको ये चीज नहीं आती है, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मैंने केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट में 3 छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो प्लीज उसको जाके देख लेना, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है कार्बन के ऊपर, तो सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर,
ये एक फॉर्मूला होता है। तो कार्बन के ऊपर सिग्मा बॉन्ड्स कितने 3, लोन पेयर कितने 0, टोटल हो गया 3, 3 का मतलब होता है sp2। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में मैंने इन वीडियोस में सिखाया हुआ है। और ये हाइब्रिडाइजेशन इन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको प्लीज आप देख लो अगर आपको नहीं आता। अगर आपको आता है वेरी गुड, राइट। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 की शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। इस चीज को हम आगे के वीडियोस में यूज करने वाले हैं। अगर आपको पता है वेरी गुड, नहीं तो आप अगेन इस वीडियो में जाके देख लो हाइब्रिडाइजेशन, आपको ये शेप कैसे आती है वो भी पता चल जाएगा, राइट। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप कैसी दिखती है, 3 बॉन्ड्स इस तरीके से होते हैं और तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, राइट। और कार्बन के ऊपर होता है प्लस चार्ज। तो ये तो छोटी सी डिस्कशन हो गई इसके शेप और इसके एंगल्स को लेके, राइट। पर अब मेन डिस्कशन हमको करनी है, ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, ये बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा काइनेटिक्स दिखाऊं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। आपने ऐसे ग्राफ्स शायद देखे हो, मैं सेपरेट चैप्टर्स के सेपरेट वीडियोस में ऐसे ग्राफ्स बना दूंगा, डोंट वरी। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं ना, तो बीच में एक स्टेट आती है जब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूट रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बॉन्ड्स धीरे धीरे बन रहे हैं। ना तो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड पूरी तरीके से टूटे हैं, ना तो प्रोडक्ट्स के बॉन्ड्स पूरी तरीके से बने हैं। तो वो जो बीच की स्टेट होती है ना, उसको कभी कभी बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, राइट। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए, डोंट वरी। अगर 50% भी समझ में आता है सो दैट इज गुड, बिकॉज जो मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा डिटेल में, उसमें आपको 100% समझ में आ जाएगा। बट कम से कम काम चलाने के लिए जितना आपको आना चाहिए उतना तो सीख लो। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं आता, ठीक है, टॉपिक पढ़ना शुरू किया, उस टॉपिक में किसी पुराने टॉपिक का रेफरेंस आ गया, आपको वो टॉपिक भी नहीं आता, तो अब आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेमैन को समझ में आए। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी आपने एक चीज नोटिस की है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़े अट्रैक्टिव दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, और जब आप बिल्कुल जवान हो जाते हो तो भी आप अट्रैक्टिव दिखते हो, सुंदर दिखते हो। पर जो बीच का स्टेज होता है ना, जब टीनेज आती है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो कुछ लोग बड़े अजीब दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप उन्हीं लोगों से 10 साल बाद मिलोगे ना, तो आपको दिखेगा कि अरे वाह, यू हैव बिकम वेरी पॉलिश्ड। एंड प्रोडक्ट अच्छा है, स्टार्टिंग जहां से की वो भी अच्छा है, ये जो बीच की ट्रांजिशन स्टेट है ना, वो बड़ी अजीब है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी किसी घर का कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा? जब कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ, एक प्लेन जमीन है, तो वो अच्छी दिख रही, जैसी भी है अच्छी। जब फाइनली 1 साल बाद पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा दिखेगा। पर जब बीच में कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ चीजें बन रही हैं, तो वो जो बीच का स्टेट होता है ना, वो बड़ा केओस वाला होता है। मतलब आपको देख के लगता है कि क्या बन रहा है, समझ नहीं आ रहा है, राइट। बट इवेंचुअली अगर आप उस फेज को क्रॉस कर लो, तो आपको एंड प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हो। फिर जब जब आप प्रिपरेशन आगे बढ़ाते हो, तो बीच में बहुत बार कंफ्यूजन आता है, बहुत बार टेंशन होती है, बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। तो यू आर अंडरगोइंग अ ट्रांजिशन स्टेट। बट अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया और आप चलते रहे, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है ना, वो बहुत अच्छा होगा। दैट मीन्स आपको किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, मतलब आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। पर मैक्सिमम बच्चे इस ट्रांजिशन स्टेट पे आके ना, उनको टेंशन होने लगती है, वो लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, ये हमेशा थोड़ी सी क्लमजी होती है। क्लमजी वर्ड का मतलब क्या होता है? थोड़ी ऐसी जिसको देख के अच्छा फील नहीं हो रहा, राइट, रिएक्टिव फील हो रहा है, टेंशन हो रही है। तो खैर इन सब चीजों के बारे में और डिस्कशन करेंगे आगे चल के। बट फिलहाल मैं आपको एक और ग्राफ दिखाता हूं, ये ग्राफ। तो ये रिएक्शन है, ये हमारा है पहला इंटरमीडिएट I1, और ये हमारा है प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 2।
इसके डिटेल्स और चैप्टर्स में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ क्या आप देख रहे हो कि जो इंटरमीडिएट है, तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है, देखो पहले रिएक्शन से इंटरमीडिएट बना, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बना। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो तो इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कैंसिल हो जाएगा, तो इवेंचुअली आपको दिखेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो स्टार्ट रिएक्टेंट से हुआ, एंड प्रोडक्ट पे हुआ, पर बीच में इंटरमीडिएट बना था, राइट। तो अब सवाल ये है कि जो चीज बीच में बन रही है ना, उसका स्टेबल होना बड़ा जरूरी है। तो केमिस्ट्री का एक रूल समझ लो, इसको प्लीज लिख लो, याद कर लो। इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी फास्टर होगी, राइट। मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट बेटर द रिएक्शन। तो हमारा ये जो इंटरमीडिएट है, भले ही ये बीच में बनेगा, बीच में खत्म हो जाएगा, बट अगर ये स्टेबल होता ना तो रिएक्शन फास्टर होती है, ज्यादा अच्छी होती है। मैं आपको इसका भी एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप लोग तैयारी कर रहे हो आईआईटी की, नीट की, राइट। आपने 10th के बाद तैयारी स्टार्ट की, आपका पहला इंटरमीडिएट पता क्या आएगा, 11th क्लास का एग्जाम, जो भी कॉलेज स्कूल में आप हो उसका बोर्ड का एग्जाम या इंटरनल एग्जाम जो भी होगा, ठीक है। अगर आपके 11th के एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते हैं तो मुझे आप अपनी एक एग्जांपल दो, क्या आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जरूरी है, राइट, बट एक फीलिंग वाली बात बोल रहा हूं कि अगर आपका बीच का जो 11th है, 10th के बाद 11th के बाद 12th, राइट, एट द एंड आपको 12th में आईआईटी जेईई के नीट के एग्जाम देने हैं, और एट द एंड आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा 12th पे डिपेंडेंट है, डोंट वरी अबाउट इट। बट अगर आपके 11th में मार्क्स अच्छे आए तो क्या आपको, आपके पेरेंट्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ भाई सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये जो इंटरमीडिएट है 11th क्लास, अगर ये स्टेबल होता है तो आपको एक स्टेबिलिटी वाली फीलिंग आती है, राइट। तो बस मैं वही बात कर रहा हूं कि 11th के मार्क्स काउंट नहीं होते। सिमिलरली इंटरमीडिएट बीच में ही खत्म हो जाएगा, काउंट नहीं होगा, एट द एंड आपको दिखेगा भी नहीं, एट द एंड आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिखेगा। बट क्या उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से आपको फर्क पड़ता है? आंसर इज यस, राइट। शॉर्ट टर्म के लिए तो पड़ता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए पढ़े या ना पढ़े, बट 2 साल की जर्नी में 11th के नंबर से फर्क पड़ता है। तो बस इस एनालॉजी को याद रखो कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से फर्क पड़ता है, भले ही वो इंटरमीडिएट बीच में ही खत्म हो जाएगा। तो अब आप एक स्टेटमेंट लिख लो, मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। तो अब हमारा इंटरमीडिएट कौन सा था? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कैसा होता है? ऐसा। अब आप एक चीज समझ लो डियर स्टूडेंट्स, चाहे कार्बोकेटायन की हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में, बट आगे की वीडियोस में कार्बन आयन की भी बात करेंगे ना, बट ये लॉजिक सब में कॉमन है। अगर आपका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन ज्यादा अच्छे से होगी। तो आप हर वो फैक्टर काउंट करो जो आपके कार्बोकेटायन या कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, फिर इसको मैं आगे के वीडियोस में भी कंटिन्यू करूंगा। ये इतनी छोटी चीज नहीं है कि 15, 20, 25 मिनट के एक वीडियो में निपट जाए, बट दिस इज बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द बेसिक लॉजिक्स, राइट। तो अब समझो, आप एक चीज समझ लो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस। अगर मैं फिलॉसफी की बात करूं तो ना तो किसी चीज की कमी अच्छी है और ना तो किसी चीज की एक्सेस अच्छी, राइट। जरूरत से ज्यादा चीजें होने में भी प्रॉब्लम होती है और जरूरत से कम चीजें होने में भी प्रॉब्लम होती है। द मोस्ट स्टेबल स्टेट, आपको लगेगा कि ये केमिस्ट्री ज्ञान शुरू हो गया, बट दिस इज द रियलिटी। अगर आप केमिस्ट्री को रियल लाइफ से रिलेट करके चलोगे ना, तो पहली बात तो आपको आएगा मजा, दूसरी बात आपको चीजें याद नहीं रखनी पड़ेगी, वो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में स्टिक कर जाएंगी, बिकॉज आप रियल लाइफ को तो रोज जीते हो ना। तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल ही दे रहा हूँ, राइट। तो अगर आप फिलॉसफी की बात समझो तो क्या होता है? इक्वानिमिटी, बैलेंस, राइट। तो केमिस्ट्री में बैलेंस का मतलब पता क्या है? मैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, नेगेटिव चार्ज
में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, मुझे दोनों ही चीजें अच्छी नहीं लगती। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अगर मैं उसको इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू कर दूं तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि उसकी कमी को मैं पूरा कर रहा हूं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इवन तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट अगर एक कार्बन आयन होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, अगर मैं उससे इलेक्ट्रॉन्स छीनना शुरू कर दूं या फिर वो खुद अपने इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू कर दे, तो वो स्टेबल होगा। तो आप एक चीज समझो और ये लिख भी लो, कार्बोकेटायंस को कौन लोग पसंद आते हैं? जो लोग उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। कार्बन आयंस को कौन लोग पसंद आते हैं? जो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको वो लोग पसंद आते हैं जो उस कमी को पूरा करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स देने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, टेक्निकल वर्ड है, आपने शायद सुना होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, शॉर्ट में ईडीजी। अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बहुत तरीके होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बारे में एक एक वीडियो में देखते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको वही लोग पसंद आएंगे ना जो इलेक्ट्रॉन दें, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, नेगेटिव चार्ज, उसको वो लोग पसंद आते हैं जो इलेक्ट्रॉन लें, और उसका टेक्निकल वर्ड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के बहुत तरीके होते हैं, मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई, राइट, मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम माइनस एम, सब देखेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट इट। और बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में सीखेंगे इस तरीके से कि आपको ऐसा लगे ही ना कि ये कुछ नया, ये तो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, राइट। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अच्छे लगते हैं, जिसके नेगेटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अच्छे लगते हैं, राइट। तो एक कार्बोकेटायन कार्बन आयन की बात तो हमने कर ली। अगर लगे हाथ में फ्री रेडिकल की बात करूं तो आप मुझे बस इतना बता दो कि फ्री रेडिकल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है? काफी बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो ध्यान से सुनना, अगर कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता, राइट। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे के, इक्वल शेयरिंग हो गई। अब मैंने एक बॉन्ड पे होमोलिटिक फिजन कर दिया तो कार्बन के 3 बॉन्ड्स तो इंटैक्ट हैं, चौथा बॉन्ड टूट गया, पर चलो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास ही है ना, और बाकी जगह पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमको। तो अगर आप टोटल काउंटिंग करो तो क्या आपने देखा कि टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिला के कार्बन के पास इस टाइम 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं मुझे, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। तो यार कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन और उसके पास है सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? यस। सो दिस पर्टिकुलर स्पीशी फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सिर्फ उससे नहीं दिखती कि आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आप बोलो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कभी कभी कोई चार्ज नहीं भी होता है तो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको कौन लोग पसंद आएंगे? जो लोग इसको इलेक्ट्रॉन दें, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कार्बोकेटायंस को भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पसंद है, फ्री रेडिकल्स को भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पसंद है, और कार्बन आयंस को कौन से लोग पसंद है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। तो इंटरमीडिएट्स का एक बेसिक है जिसको मैंने कार्बोकेटायन से लेके शुरू किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस तरीके से उसको स्टेबल करते हैं, तो मैं कार्बोकेटायंस पे पहले फोकस करूंगा, बट उसके थ्रू मैं जो कॉमन कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उसको मैं फ्री रेडिकल्स और कार्बन आयंस पे भी अप्लाई करूं, राइट। तो लॉजिक सेम होता है, एप्लीकेशन डिफरेंट होती है, तो लॉजिक पे फोकस करो। अगर लॉजिक समझ आ गया ना तो अपने आप एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए और आगे की बहुत सारी चीजें मैं लेके आऊंगा। बस जो जो मैं बता रहा हूं उसको आप नोट्स में लिखते रहो। हर चीज मैं बोर्ड पे लिखता नहीं, बट मैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स, बहुत सारी चीजें बताता हूं,
वो एग्जाम्पल्स, वो नुआंसेस, वो आप लिखो अपने नोट्स में, बिकॉज 2 महीने बाद जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे होगे ना, तो उसमें वो एग्जाम्पल्स, वो नुआंसेस नहीं रहेंगी, तो आपको कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से रिवीजन में क्लियर नहीं होगा और बार बार वीडियो थोड़ी देखते रहोगे, राइट। तो नोट्स बनाना इज ऑलवेज अ बेटर स्ट्रैटेजी, बिकॉज नोट्स बनाते बनाते काफी सारी चीजें क्लियर होती है। मेरी बात सुनते सुनते उतनी चीजें क्लियर नहीं होंगी, जब आप खुद नोट्स बनाओगे ना और मेरे वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखोगे तब होगा, राइट। तो भले ही आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, बट इसको एक क्लासरूम एक्सपीरियंस की तरह फील करो। जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं और आप नोट्स बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे क्लासरूम में क्या होता है, टीचर ने लिख दिया और फिर वो पॉज हो गए, फिर आपने नोट्स बनाए। यहाँ पे आप खुद वीडियो को पॉज कर दो और नोट्स बना लो, राइट। जब मैं खुद स्टूडेंट था तब तो ऐसा भी नहीं होता था, टीचर लिखते रहते थे, आप साथ साथ लिखो इतनी तेज और आगे बढ़ते रहते थे, राइट। जो आपका छूट गया छूट गया। यहाँ पे तो आपके पास कम से कम ऑप्शन है ना पॉज करने का, पॉज करो, सोचो, लिखो। कोई डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। पूरी ऑर्गेनिक, पूरी जीओसी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो, तो आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनका डर भी हम लोग धीरे धीरे खत्म कर सके। बिकॉज ये वीडियोस बनाने के पीछे मेरा सिंपल इंटेंशन है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे अच्छे बुरे सब तरीके के, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा सकता हूँ। सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इस वीडियो पे ज्यादा कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये चीज पहुंच सके और उनका केमिस्ट्री का डर धीरे धीरे दूर हो सके। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज लेके आता हूं। अभी के लिए बाय बाय।